Hello everyone, welcome back again in your favorite YouTube channel. Let's start today's topic. आज का टॉपिक क्या है अपना? आज का टॉपिक है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम, और इससे रिलेटेड जो जो एप्लीकेशंस हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चार्ज कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है वो भी देखेंगे हम। चार्ज एक लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, चार्ज एक सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, चार्ज एक वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है वो हम देखेंगे। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो मैं आपको बताऊं कि अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है कि एक एक चार्ज जाके किसी बॉडी का चार्ज इंक्रीज करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन के कारण किसी बॉडी का चार्ज बढ़ता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये है। तो जब हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, हमारे को पता है रबिंग से हम चार्ज देते हैं। जब अगर हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन निकल के या एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होके उस बॉडी का चार्ज इंक्रीज करते जाता है। ठीक है ना। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाए, देखो दो लेवल्स होते हैं देखने के, एक माइक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल, और दूसरा होता है मैक्रोस्कोपिक लेवल। हम इसके एक एक चार्ज को देखना चाहते हैं तो अपने देखने के दो लेवल्स हैं, एक माइक्रोस्कोपिक लेवल और दूसरा मैक्रोस्कोपिक लेवल। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल क्या है कि माइक्रोस्कोप से देखना, यानी कि छोटी चीज़ों को देखना, अलग अलग करके दिखाई देना। ठीक है ना, तो वो माइक्रोस्कोपिक लेवल है। सो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पता है हमारे को कि एक एक चार्ज जो है, एक एक चार्ज ट्रांसफ़र होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक एक इलेक्ट्रॉन के कारण किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे चार्ज का जो नेचर है वो डिस्क्रीट नेचर है। नेचर ऑफ चार्ज इज डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग। माइक्रोस्कोप से अगर देखा जाए तो ये इसका नेचर क्या है, अलग अलग। ठीक है ना, एक एक चार्ज बिल्कुल अलग अलग है और इनके बीच में क्या है, गैप, उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल। अब मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब क्या है, मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब है कि हम इसको अपने वर्ल्ड में देख रहे हैं, हम अपनी आँखों से किसी चीज़ को देख रहे हैं, वो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है भाई। हम जो जो ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं, जैसे चेयर है, कोई भी चीज़ है, तो वो मैक्रोस्कोपिक लेवल के अंदर आते हैं, मैक्रोस्कोपिक। और माइक्रोस्कोप से देखा जाए वो माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में हमारे को ये चार्ज जो है वो डिस्क्रीट दिखाई नहीं देता। हमारे को क्या लगता है कि चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है इस वायर के ऊपर, इस लाइन के ऊपर। चीज़ है ना समझ में, ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं आपको, कि आपने देखा हो, ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। जब आप रोड पर खड़ी हुई गाड़ियों को नीचे से देखते हो, बिल्कुल पास जाके देखते हो, पास जाके देखने पे आपको क्या लगता है, सभी गाड़ियों के बीच क्या है, गैप। और जब आप इसी पिक्चर को, रोड पे खड़ी हुई गाड़ियों को आप हेलीकॉप्टर से या एरोप्लेन से अगर देखते हो तो क्या लगेगा कि पूरे के पूरे रोड के ऊपर जो गाड़ियां हैं वो, उनके बीच कोई गैप नहीं है और पूरी की पूरी एक लाइन आपको दिखाई देती है, न कि गाड़ी, एक गाड़ी और दूसरी गाड़ी अलग अलग दिखाई देती है आपको केवल कंटिन्यूअस लाइन दिखाई देती है रोड के ऊपर ऐसे। ठीक है ना। तो ये कंडीशन है जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें, पास जाके देखें, ये समझ लीजिए, जब हम उसके पास जाके देखें तो नेचर ऑफ चार्ज कैसा है, डिस्क्रीट। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो, माइक्रोस्कोपिक मतलब दूर से देखें तो क्या लगेगा, चार्ज जो है वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट है। चीज़ है ना समझ में। लेकिन चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होता नहीं है, हमारे को पता है एक एक चार्ज जो है वो अलग अलग होता है। लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम क्या मान लेते हैं कि चार्ज जो है किसी बॉडी के ऊपर कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट है। सो इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवाता हूँ, पर डेफिनेशन देखिए। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, according to quantization of charge,
द नेचर ऑफ चार्ज इज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग, कौन से लेवल पर है? माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है ये चीज़। चार्ज का जो नेचर है वो डिस्क्रीट नेचर है, यानी कि एक एक चार्ज अलग अलग है, उनके बीच में गैप है। चीज़ है ना समझ में? बट इफ इट इज सीन from macroscopic level, the discrete nature of charge is lost and it appears continuous। मैक्रोस्कोपिक लेवल पर चार्ज जो है उसका डिस्क्रीट नेचर खो देता है चार्ज, और वो कैसे दिखाई देता है? कंटिन्यूसली अपीयर्स, कंटिन्यूस दिखाई देता है चार्ज। तो ये है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अभी तो आप समझ गए ना कि हम मान लेते हैं कि चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट है किसी चीज़ के ऊपर इन कंटिन्यूस फॉर्म, लेकिन एक्चुअल में चार्ज का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? डिस्क्रीट। बस इतना सा ही तो है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब इससे आगे अगली टर्म करते हैं, वो क्या है? चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, व्हाट इज मीन्ड बाय चार्ज डेंसिटी? चार्ज डेंसिटी है क्या? चार्ज पर यूनिट डायमेंशंस, चार्ज पर यूनिट डायमेंशंस, चार्ज पर यूनिट डायमेंशंस कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। पर यूनिट डायमेंशंस का मतलब समझ में आया? किसी लाइन पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, चार्ज डेंसिटी निकाल ली हमने उसकी, तो चार्ज जितना है पर यूनिट लेंथ, क्योंकि लाइन पे है, लाइन की क्या है कि लेंथ, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो वो क्या हो जाएगी उसकी? चार्ज डेंसिटी। कैसी चार्ज डेंसिटी? लाइन पे है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी। चीज़ है ना समझ में? तो अब हम करते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है। लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसका सिंबल होता है लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? अभी हमने 3 चार्ज डेंसिटी पढ़नी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी देखो, मैंने शुरू में ही बता दिया था कि चार्ज जो है वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। लाइन के ऊपर, किसी लाइन के ऊपर चार्ज हो सकता है, एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर चार्ज हो सकता है, या फिर कोई बॉक्स है जिसका क्या होगा? वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी है क्या? मान लीजिए एक लाइन है और इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, हम इसको चार्ज देते हैं और इस वायर के ऊपर कंटिन्यूसली यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना? तो मान लीजिए इसकी टोटल लेंथ जो है वो क्या है? L है, और हमने इसको कितना चार्ज दिया? हमने इसको Q चार्ज दिया। इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है? Q। तो चार्ज डेंसिटी जो होगी वो कौन सी होगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है वो देखेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करेंगे? लैम्डा से। सो लैम्डा इज इक्वल टू
टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, क्या जाएगी लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर आप इस लाइन के लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, क्या जाएगी लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप समझो इस क्वेश्चन को कि इसके ऊपर जो चार्ज हमने दिया, मान लीजिए टोटल चार्ज हमने दिया 2 कूलम, और इसकी जो लेंथ है टोटल लेंथ वो कितनी है, मान लीजिए 20 मीटर है इसकी टोटल लेंथ। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला तो रहा अपने पास, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल लो। लैम्डा कैसे निकालेंगे, टोटल चार्ज 2 कूलम ऑन टोटल लेंथ, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल, 1/10, 1/10। देखो यूनिट क्या होगी, यूनिट इसकी यूनिट क्या होती है चार्ज की कूलम, और इसकी यूनिट क्या होती है मीटर लेंथ के लिए, तो यूनिट होगी इसकी कूलम पर मीटर। अब देखिए 0.1 कूलम पर मीटर, चार्ज डेंसिटी कितनी आई, 1 मीटर पे कितना चार्ज है, 1 मीटर पे एक मीटर पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, 0.1 कूलम, समझ में है ना। 0.11 यहाँ पे 0.1 यहाँ पे 0.1, एक मीटर पे पर मीटर पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अगर टोटल हमने दिया है, टोटल को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दो, टोटल हमने दिया Q 2 कूलम और टोटल लेंथ है L 20 मीटर, डिवाइड किया तो पर यूनिट डायमेंशंस पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, वो क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो पर यूनिट लेंथ पे यहाँ पे कितना चार्ज है 0.1 कूलम, चीज़ है ना समझ में। तो ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो SI यूनिट क्या होगी इसकी, इसकी SI यूनिट है, SI यूनिट होगी इसकी कूलम पर मीटर, चीज़ है नहीं समझ में। अब Q को क्या लिखा जा सकता है, Q = लैम्डा इंटू L, चीज़ है समझ में। अगर आपको चार्ज दिया गया है और लेंथ दी गई है तो आप चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हो, चीज़ है समझ में। अगर आपको चार्ज डेंसिटी दी गई है और लेंथ दी गई है तो उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, इस फॉर्मूले का यूज करके आप टोटल चार्ज भी निकाल सकते हो कि इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, चीज़ है समझ में। इसी क्वेश्चन को उल्टा कर लो, मान लीजिए लीनियर चार्ज डेंसिटी दी है 0.1 कूलम पर मीटर, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल लेंथ तो इसकी कितनी है 20, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा, लैम्डा कितना है दिया है 0.1, लेंथ कितनी 20 मीटर, चीज़ है समझ में 20 है, तो टोटल चार्ज इसके ऊपर कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 कूलम, चीज़ है समझ में ऐसे। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या आती है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब हम करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। सेकंड है अपने पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिंबल क्या रहेगा इसके लिए, सिंबल रहेगा सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल है सिग्मा। तो अगर मान लीजिए कोई सरफेस है आपके पास, ये एक सरफेस और इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसके ऊपर चार्ज है टोटल Q चार्ज है, और सरफेस या एरिया भी बोल सकते हैं इसको, एरियल चार्ज डेंसिटी या एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके ऊपर टोटल चार्ज है Q और इसका टोटल सरफेस या एरिया क्या है इसका A। तो हमने क्या निकालना है, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हुआ, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। और Q को आप क्या लिख सकते हो, Q = सिग्मा इंटू A, चीज़ है समझ में। SI यूनिट क्या होगी इसकी, SI यूनिट होगी, SI यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, समझ में है ना।
टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया पर यूनिट मीटर स्क्वायर पे, एक एक मीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज है वो क्या बोला जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चार्ज मैंने बताया था कहाँ कहाँ हो सकता है, वॉल्यूम में भी हो सकता है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए सिंबल क्या रहेगा, सिंबल रहेगा रो। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिंबल रो रहेगा। मान लीजिए एक क्यूब है आपके पास, क्यूब या क्यूबॉइड, उसका क्या होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, सीधी सीधी बात है। तो इस वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली, पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। मान लीजिए हमने इसको कितना चार्ज दिया, हमने इसको टोटल चार्ज दिया Q। इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम है V। तो चार्ज डेंसिटी निकालिए। चार्ज डेंसिटी कौन सी होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम। तो क्या आ जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम में, पर मीटर क्यूबिक वॉल्यूम में कितना चार्ज है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है वो आ जाएगा। तो Q को क्या लिख सकते हो, Q इज इक्वल टू रो इंटू वी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, टोटल चार्ज आ जाएगा आपके पास। चीज़ है समझ में। अब हमने क्या करना है, अब हमने फोर्स निकालना है ड्यू टू फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया। सबसे पहले कौन सा केस होगा अपने पास, सबसे पहले केस होगा इन केस ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इन केस ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मान लीजिए एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और इस लाइन की जो लेंथ है वो है L। इस लाइन की जो लेंथ है वो है टोटल लेंथ है L, ठीक है ना। और यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसके ऊपर मान लीजिए हमने टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। टेस्ट चार्ज मतलब सिर्फ टेस्ट करने के लिए, Q नोड, ठीक है ना। अब इस लाइन के कारण इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो देखना है। लेकिन मैंने आपको बताया था फोर्स निकालने का अपने पास सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है, और वो है कूलम्स लॉ। फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो अप्लाइंग कूलम्स लॉ। लेकिन कूलम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है, मैंने आपको करवा रखी है, कूलम्स लॉ और लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। अगर आपको नहीं आता कूलम्स लॉ तो लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, मस्ट वॉच। कूलम्स लॉ क्या कहता है और उसकी कमियां क्या हैं। ड्रॉबैक क्या है कि कूलम्स लॉ जो है वो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो फोर्स है, दो, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, दो चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल होगा। और उस केस में दोनों के बीच फोर्स कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये है कूलम्स लॉ। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत ये है कि चार्ज जो है यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज नहीं है, पॉइंट की शेप में नहीं है, एक लाइन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो क्या करना पड़ेगा भाई, अगर पॉइंट के ऊपर चार्ज हो तो हम निकाल सकते हैं कि इसके ऊपर कितना चार्ज है। तो क्या मान लें हम ये मान लें कि यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मान लें, हम स्मॉल लेंथ है, छोटी सी dl लेंथ, जिसके ऊपर कितना चार्ज है, dq चार्ज है इसके ऊपर, इस लेंथ के ऊपर dl लेंथ और dq चार्ज है इसके ऊपर। अब dl जो है, dl एक पॉइंट है और जिसके ऊपर कितना चार्ज है, dq। अब इस dq के कारण अब हम क्या निकाल सकते हैं, इसके ऊपर कितना फोर्स है वो निकाल सकते हैं। तो फोर्स के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, r, समझ में है ना। इधर से उधर dl लेंथ से या dq चार्ज से
क्यू नोड चार्ज की तरफ, ये आर वेक्टर, आर डिस्टेंस है। चीज़ है समझ में। तो कैसे निकालें? सो डी क्यू चार्ज के कारण इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो भी क्या हुआ, स्मॉल, वेरी स्मॉल, डी एफ फोर्स, छोटा सा फोर्स लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होगा वो छोटा होगा, डी एफ फोर्स कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 यहाँ पे डी क्यू, Q2 क्या हुआ, Q2 क्या हुआ, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर। चीज़ है समझ में। अब पूरी लेंथ के कारण कैसे निकालेंगे? ये तो दो पॉइंट्स के बीच का जो फोर्स है वो निकाल लिया हमने। इस लाइन के ऊपर DL लेंथ ली जो कि एक पॉइंट साइज है। अब इसके कारण तो फोर्स निकाल लिया हमने। तो क्या करेंगे हम क्या इसको पूरी की पूरी लाइन को छोटे छोटे पॉइंट्स में तोड़ देंगे। यहाँ पे भी छोटा सा पॉइंट DL मान लेंगे, छोटी सी लेंथ DL, और इसके कारण यहाँ पे कितना फोर्स होगा, फिर उससे अगला DL, उससे अगला DL। देखो फोर्स सभी DL के कारण क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ से इसका R अलग है, यहाँ से इसका R अलग। डिस्टेंस के हिसाब से फोर्स बदलेगा, हमारे को पता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ DL के लिए यहाँ जो फोर्स है वो अलग है, यहाँ DL के लिए अलग है। तो यहाँ वाले DL के लिए निकालो, यहाँ वाले DL के लिए, यहाँ वाले DL के लिए, सभी DL के लिए DF फोर्स निकाल देंगे और उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। DL जुड़ के क्या बन जाएगी, टोटल लेंथ। समझ में है ना। ये एक चालाकी हमने की, ये एक तरीका हमने निकाला फिजिक्स वालों ने कि छोटी सी चालाकी है कि DL जो है एक लेंथ नहीं है, सिर्फ एक क्या है, पॉइंट। जब हमने इसको पॉइंट मानना होगा तब पॉइंट मान लेंगे, और जब हमने इसको लेंथ मानना होगा तो DL जुड़ के क्या आ जाएगी, टोटल लेंथ आ जाएगी अपने पास। चीज़ है समझ में। तो DF 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, और साथ में इसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर कैसे यूज करता है, सिर्फ इंडिकेट्स ओनली डायरेक्शन। अब सभी DL के कारण अगर फोर्स निकाल लें, हम सभी को क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, तो क्या आ जाएगी, टोटल फोर्स आ जाएगी। चीज़ है नहीं समझ में। इंटीग्रेट किसको कर रहे हो, टोटल लेंथ को। सो फॉर दिस स्मॉल एलिमेंट ये फॉर्मूला आ गया आपके पास, ठीक है ना। फिर अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल लाइन के कारण क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा उसके ऊपर, इंटीग्रेट कर देंगे तो। सो ये फॉर्मूला आ गया अपने पास। अब DQ को देखो, हम DQ को क्या लिख सकते हैं, हम DQ को क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। DQ को क्या लिखा जा सकता है, अकॉर्डिंग टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन DQ बाई DL क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो DQ को क्या लिखा जा सकता है, DQ इज इक्वल टू लैम्डा इंटू DL। चीज़ है ना समझ में। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ की जगह लिख दिया लैम्डा इंटू DL, और ये क्या है, Q नोड, ठीक है, Q नोड अपॉन R स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर फॉर डायरेक्शन। अब लेंथ, टोटल लेंथ को अगर इंटीग्रेट कर देते हैं, जो जो चीज़ें कांस्टेंट होती हैं वो चीज़ें बाहर निकाल लेंगे हम। तो Q नोड क्या है, कांस्टेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट। तो फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, Q नोड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फोर्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू DL अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। लैम्डा इंटू DL ये फॉर्मूला हो गया, लैम्डा इंटू DL, और क्या कर दो, टोटल लेंथ को क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। टोटल लेंथ को इंटीग्रेट कर दो, DL जुड़ के क्या आ जाएगा, L और लैम्डा मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा, पता है हमारे को। अब ये हो गया यूनिट वेक्टर फॉर्म। चीज़ आई समझ में। अब इसको फुल वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, कैसे, फोर्स इज इक्वल टू
क्यू नोड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेट कर रहे हैं लेमडा इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वेयर है तो आर क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे फुल वेक्टर पता है ना कि यूनिट वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, यूनिट वेक्टर को लिखा जा सकता है फुल वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो फुल वेक्टर लिखा मैंने, यूनिट वेक्टर हटा करके फुल वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो आर स्क्वायर था ही और एक आर मिलके क्या बना देगा, आर क्यूब। टोटल लेंथ को इंटीग्रेट कर रहे हो, टोटल एल, ठीक है। ये है यूनिट वेक्टर फॉर्म और ये है फुल वेक्टर फॉर्म। अब करते हैं सेकंड, इन केस ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे को पता है, अगर किसी सरफेस पे चार्ज है, मान लीजिए ये एक सरफेस जिसके ऊपर चार्ज है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ पे टोटल चार्ज हमने इसको दिया हुआ है Q, ठीक है। टोटल एरिया या टोटल सरफेस A है इसका। तो किसी एक पॉइंट पे हमने देखना है कि इस पूरे सरफेस के कारण, इस एरिया के कारण कितना फोर्स लगेगा। Q नोड यहाँ पे रख दिया हमने, टेस्ट चार्ज। तो प्रॉब्लम क्या है, वही प्रॉब्लम जो फॉर्मूला है कूलम्स लॉ जो है वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए है एप्लीकेबल है। तो क्या करें, तो यहाँ पे भी क्या माना है, यहाँ पे हमने छोटा सा पॉइंट मान लिया हमने, यहाँ पे छोटा सा पॉइंट DA है, छोटा सा एरिया। हमने क्या कहा कि ये एरिया नहीं है, DA एरिया नहीं है, DA सिर्फ क्या है, एक छोटा सा पॉइंट, और जिसके ऊपर चार्ज कितना है, DQ। अब ये पॉइंट बन गया और इस पॉइंट के कारण यहाँ पे फोर्स निकाल सकते हैं हम, कितना होगा, चीज़ है समझ में। अब DA, यहाँ का DA, यहाँ का DA, सभी DA के कारण इस पॉइंट के ऊपर फोर्स निकाल लेंगे और सभी को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। चीज़ है समझ में। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू कूलम्स फॉर्मूला या कूलम्स लॉ, आपको पता है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स फॉर्मूला, DF कितना होगा, DF इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 DQ Q1 है और Q नॉट Q2 है अपॉन R स्क्वायर। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये R, और साथ में इसकी डायरेक्शन लगा दी। अब DF इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है कि आप DQ को क्या लिख सकते हो, DQ को आप क्या लिख सकते हो, पता है आपको, DQ बाई DA क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्मा। तो DQ को क्या लिखा जा सकता है, DQ इज इक्वल टू सिग्मा इंटू DA, सिग्मा इंटू DA। तो DQ को रिप्लेस करो, सिग्मा इंटू DA से रिप्लेस किया हमने, इंटू Q नोड अपॉन R स्क्वायर, और साथ में ये इसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर की। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, ठीक है ना, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल फोर्स आ जाएगा अपने पास। इंटीग्रेट किसको करना है, DA, तो पूरे एरिया को इंटीग्रेट करना है, तो टोटल फोर्स आ जाएगा अपने पास। टोटल फोर्स क्या है, कांस्टेंट चीज़ों को बाहर ले लेते हैं। कांस्टेंट क्या है, Q नोड अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर है। तो सिग्मा इंटू DA अपॉन R स्क्वायर, और साथ में इसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर। अब इंटीग्रेट किसको करना है, DA यानी कि टोटल एरिया को। ये आ गया यूनिट वेक्टर फॉर्म में। कितना फोर्स लगेगा, इतना फोर्स लगेगा इस एरिया के थ्रू। अब फुल वेक्टर फॉर्म भी आप लिख सकते हो। फुल वेक्टर फॉर्म क्या होगी, Q नोड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट सिग्मा इंटू DA अपॉन, फुल वेक्टर लिखो इसकी जगह, फुल वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, R³ हो जाएगा, मैग्नीट्यूड एक R नीचे है, एक R स्क्वायर, R³, और इंटीग्रेट कर दो टोटल एरिया को। ये आ गया कूलम्स लॉ
इन फुल वेक्टर फॉर्म। चीज़ है समझ में। अब करना है हमने फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड करते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए कोई वॉल्यूम है आपके पास एक क्यूब या क्यूबॉइड है, ये वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, आपकी बार वॉल्यूम में चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है पर यूनिट वॉल्यूम में। तो यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है किसी पॉइंट पे, तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा बाय दिस टोटल वॉल्यूम। इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है, और टोटल वॉल्यूम कितना है इसका, वी। ठीक है, तो वही प्रॉब्लम क्या है, पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। तो छोटा सा एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हमने क्या कहा कि dv, छोटा सा इसका वॉल्यूम उठाया dv, और क्या कहा dv इज़ नॉट ए वॉल्यूम। अब dv क्या है, एक पॉइंट है। सो पॉइंट के लिए तो फॉर्मूला लगा ही सकते हैं हम, r डिस्टेंस पे dv वॉल्यूम। तो टोटल यहाँ का dv, यहाँ का dv, यहाँ का dv, यहाँ का dv, हर एक dv के लिए टोटल वॉल्यूम में जितने भी dv बनेंगे, जितने भी पॉइंट बनेंगे, सभी के लिए हमने इसके ऊपर फोर्स निकालना है। सभी के लिए फोर्स निकालेंगे और उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। टोटल वॉल्यूम के कारण क्या जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर फोर्स, इंटीग्रेट कर देंगे उसको। अब देखो, अकॉर्डिंग टू कूलम्स फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या कहता है, जो फोर्स होगा dF, भाई dv वॉल्यूम पे जो चार्ज है वो dq चार्ज है, dq। तो स्मॉल चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, dF ही लगेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और साथ में ये इसकी डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर, फुल वेक्टर लिख दिया ना मैंने, फुल वेक्टर फोर्स को। अगर ये तो हटा दूं मैं तो इसके लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। ऊपर वाला वेक्टर अगर हटा दिया जाए तो आप इसको भी हटा सकते हो, लेकिन अब वेक्टर फॉर्म है तो साथ में डायरेक्शन तो लगानी पड़ेगी। सो डायरेक्शन के लिए ये यूज़ किया। अब dq को आप क्या ले सकते हो, dF इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। dq को आप रिप्लेस करो, dq को रिप्लेस करके आप क्या लिख सकते हो, आपको पता है dq बाई dv, टोटल चार्ज इन टोटल वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। तो रो को और dv को मल्टीप्लाई करो, dq इज इक्वल टू रो इंटू dv। समझ में है ना। dq को क्या लिख सकते हो आप, रो इंटू dv। dq को रिप्लेस करो, रो इंटू dv इंटू क्यू नोड अपॉन r स्क्वायर, और साथ में ये इसकी डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर। सो अगर आप इसको इंटीग्रेट कर देते हो, इंटीग्रेट कर दोगे dv सभी dv को, किसको इंटीग्रेट करना है, टोटल वॉल्यूम को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल फोर्स आ जाएगा। टोटल फोर्स, तो कांस्टेंट चीज़ें बाहर उठा लेते हैं, क्यू नॉट कांस्टेंट है, 1/4 पाई कांस्टेंट है, रो इंटू dv अपॉन r स्क्वायर, और साथ में इसकी डायरेक्शन, और ये हो जाएगा इंटीग्रेट v। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये आ गया फोर्स, टोटल फोर्स। टोटल फोर्स आ गया। अब ये जो है, आप कहोगे सर ये R जो है, R जो वो तो कांस्टेंट है। नहीं भाई, R कांस्टेंट नहीं है, R जो है वो डिफरेंट है। सभी dv के लिए R डिफरेंट है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, अंदर है। बाहर क्यों नहीं लिया मैंने, इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये जो है R सभी के लिए अलग अलग है। अगर कांस्टेंट होता तो बाहर लेता मैं, चीज़ है ना समझ में। तो ये होगी यूनिट वेक्टर फॉर्म। अब फुल वेक्टर फॉर्म में भी आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, रो इंटू dv अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ पे फुल वेक्टर लिखा, फुल वेक्टर,
बाई आर, फुल वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड, आर स्क्वायर था यहाँ पे, एक आर ये मिलके क्या बना देगा, आर क्यूब। ये है फुल वेक्टर फॉर्म भाई, ठीक है ना। सो टॉपिक इज कंप्लीट, चैप्टर जो है पहला चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। थैंक यू। हाँ एक बात और, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैं पीडीएफ जो है वो अवेलेबल करवा दूंगा, आप पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो।